भगवत पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा था पैरामीशियम स्लीपर एंड मिक्यूल्स, जिसे चप्पल आकृति के जी से मतलब उसको जाना जाता है, और मैंने उसकी जो आकृति भी आपको बताई थी वो इस प्रकार से होती है आकृति पैरामीशियम की। तो इस आकृति के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक रहेगा मोशन रेगुलेशन ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम में परासरण नियम को अपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन? परासरण नियम। परासरण नियमन की हम जैसे ही चर्चा करते हैं तो दोस्तों ध्यान रखना सबसे पहले बात ये है कि जो प्रोटोजोआ फाइलम है उस प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत यानी कौन सा फाइलम? प्रोटोजोआ। इस प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत क्वेश्चन कभी इस टाइप से पूछ लिया गया है कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत परासरण नियम को समझाइए, या ऑब्जेक्ट डायरेक्ट पैरामीशियम में परासरण नियम को समझाइए। तो यानी कि दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको आंसर यही करना है। जो मैं पैरामीशियम में बताऊंगा वही आपको प्रोटोजोआ के अंतर्गत भी करना होगा। तो देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो परासरण नियमन होता है पैरामीशियम में वो किस लिए होता है? वो इसका कारण है पैरामीशियम का जो शरीर होता है उस शरीर के अंतर्गत जल का संतुलन बनाया जाता है। मेरा संतुलन से कहने का तात्पर्य ये है कि जो पैरामीशियम के अंतर्गत वाटर पाया जाएगा उसकी जो pH वगैरह है या उसकी मतलब जो सांद्रता है उस सांद्रता को बनाए रखने के लिए पैरामीशियम के अंतर्गत क्या पाया जाता है? परासरण नियमन पाया जाता है। और ये परासरण नियमन की जो क्रिया होती है ये क्रिया होती है आपके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचन रिक्तिका, इसके द्वारा है जो ये क्या होती है? परासरण नियमन की क्रिया है पूर्ण होती है। अब हम संकुचनशील रिक्तिका की हम जैसे ही बात करते हैं, ये संकुचनशील जो रिक्तिका है ये रिक्तिका पैरामीशियम के अंतर्गत दो पाई जाती है। एक तो यहाँ पर होती है इस प्रकार से, इसको अपन अग्र संकुचनशील रिक्तिका, और एक ये यहाँ पर पाई जाती है जिसे पश्च संकुचनशील रिक्तिका के नाम से जाना जाता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसके नाम से इसको जाना जाता है। अब देखो परासरण नियम का जो कार्य है वो पैरामीशियम के द्वारा, ये जो आपकी सीपी है कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल है इसके द्वारा ही क्या होता है? संपन्न होता है। और इसके द्वारा ही जैसे ही संपन्न होगा तो पैरामीशियम के अग्र और जो पश्चिम भाग यानी कि आगे वाला अग्र भाग और ये कौन सा है? पश्चिम भाग, इनमें एकांतर क्रम में एकांतर क्रम के अंतर्गत है ये परासरण नियमन की क्रिया है पाई जाती है। अब परासरण नियमन की हम क्रिया विधि पढ़ेंगे। परासरण नियमन आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये जो परासरण नियमन की क्रिया होती है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। कम सांद्रता से किसकी ओर होती है? अधिक सांद्रता की ओर परासरण नियमन की जो क्रिया है वो कंप्लीट होती है। लेकिन जब परासरण नियमन के अनुसार वो अपनी अधिक सांद्रता से, अगर जल की अगर हम बात करते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, यानी अधिक जो सांद्रता होगी उससे कहाँ की तरफ जाएगा? कम की ओर। ये कम से कहाँ होता है? अधिक की ओर। अब हम यहाँ बात करते हैं परासरण नियमन की क्रिया विधि, यानी किस प्रकार से परासरण नियमन की जो क्रिया विधि है वो पैरामीशियम में होती है। आप यहाँ टॉपिक देंगे परासरण नियमन की क्रिया विधि। परासरण नियमन की क्रिया विधि। परासरण नियमन की हम क्रिया विधि की जैसे ही चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो पैरामीशियम होता है क्या होता है?
पैरामीशियम, और जो ये पैरामीशियम होता है ये लवणीय जल में पाया जाता है, लवणीय जल के अंतर्गत पाया जाता है। लवणीय जल से मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि ये फ्रेश वाटर या स्वच्छ जल के अंतर्गत पाया जाता है। और जो जल का माध्यम होता है, जल का जो माध्यम होता है वो होता है आपके पास हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक यानी कि अल्प प्रसारी, अल्प पराशरी। हाइपोटोनिक है उस जल का क्या होता है, माध्यम होता है अल्प पराशरी। जबकि जो पैरामीशियम होता है, पैरा जो मीशियम होगा, उस पैरामीशियम का जो शरीर है वो उस शरीर का जो पैरामीशियम है, पैरामीशियम का जो माध्यम होगा वो माध्यम क्या होगा, वो हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक का मतलब होगा अति पराशरी, पराशरी। ये इसका क्या होगा भाई, माध्यम होगा किसका, पैरामीशियम का जो शरीर है, पैरामीशियम का शरीर, पैरामीशियम के शरीर का माध्यम यानी उसकी जो बॉडी है उस बॉडी के अंतर्गत अति प्रसारी। अब यहाँ हम इसको समझेंगे हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक यानी कि अल्प पराशरी और अति पराशरी। तो सबसे पहले तो आप ये जानते होंगे कि जो किसी भी विलयन के अंतर्गत दो या किसी भी सॉल्यूशन के अंतर्गत एक तो होता है विलय और एक होता है विलायक। अब यहाँ जो विलय होता है ये तो घुलने वाला होता है, घुलने वाला, और ये होता है घोलने वाला, घोलने वाला। अब इसके अंतर्गत जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन नमक का घोल, नमक का घोल। अब नमक के घोल के अंतर्गत अगर हम बात करेंगे तो ये जो नमक है ये तो क्या है आपके पास विलय, और जो जल है वो जल क्या हो जाएगा आपके पास विलायक। अब अल्प प्रसारी का मतलब क्या है, अगर इन दोनों का जो मिश्रण बनाते हैं, जैसे मान लीजिए 10% नमक है और 90% जल है। अब हम ये मिश्रण जैसे ही बनाया, अब इसके अंतर्गत जितनी कम सांद्रता होगी वो क्या कहलाएगा आपने अल्प पराशरी यानी कि हाइपोटोनिक, कम सांद्रता वाला जो विलयन होगा, सॉल्यूशन होगा। विलय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन। ये क्या बनाते हैं, विलयन। और विलय और विलायक मिलकर, तो विलय और जो विलायक है तो विलय घुलने वाला होता है और जो विलायक होता है वो घुलने वाला होता है। अब यहाँ कम सांद्रता और यहाँ क्या हो जाएगा, अधिक सांद्रता। अब अपन कहते हैं जल नियमन के अनुसार कि वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करता है, गमन करता है। अब इसके अंतर्गत ये अपन ने समझ लिया कि जल का जो माध्यम होगा वो अल्प पराशरी यानी कम सांद्रता वाला होगा, और ये जो पैरामीशियम है इसका जो शरीर का जो माध्यम होगा वो अति पराशरी यानी कि हाइपरटोनिक होगा। अब देखो जब प्राथमिक नियमन के अनुसार वह अपनी अधिक सांद्रता से यानी कि अधिक सांद्रता इसकी होगी पैरामीशियम के शरीर की, तो कहाँ चले जाएगा, जल के अंदर यानी कि कम सांद्रता की ओर गमन करेगा। और ये जो सांद्रता है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली से होता हुआ जाता है, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली, परमेबिलिटी, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसके द्वारा उनका ये क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन की जो प्रक्रिया है, पराशर नियमन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। तो देखो किस प्रकार से होगी, सबसे पहले तो अपन ये समझ लिया। अब इसको समझने के बाद नेक्स्ट आप समझेंगे पराशर नियमन की क्रियाविधि के अंतर्गत हाइपर और हाइपो।
ये तो आपके पास अल और ये है अति। अब अपन यहाँ जानते हैं जो पैरामीशियम के अंतर्गत जल होता है वो जल सबसे पहले जो पेलिकल यानी कि ये भारी जो आवरण होता है ये क्या है पेलिकल। इस पेलिकल से होता हुआ कहा जाता है इसके कोशिका द्रव्यों में जाता है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य के अंतर्गत पहुंच गया। अब कोशिका द्रव्य के अंतर्गत जैसे ही जल पहुंच जाता है उसके माध्यम का तो वहां पर क्या होते हैं वही वहां पर विभिन्न प्रकार के होते हैं कोशिका होते हैं और उस कोशिका से जल कहाँ चले जाएगा इसके अंतर्गत कोशिका में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है लाइसोसोम है गोल्जी का है या कोशिका द्रव्य के अंतर्गत उपस्थित कोशिका में या इस ईआर से जो जल होता है यानी कि जो अंतर्गत जालिका है इससे जो जल पहुंच जाएगा आपके पास नेफ्रिडियल कैनाल। कहाँ पहुंच जाता है नेफ्रिडियल कैनाल। और नेफ्रिडियल जो कैनाल है अब इस नेफ्रिडियल कैनाल से पहुंच जाता है वो फीडर कैनाल। कौन सी फीडर कैनाल। और फीडर कैनाल से जो जल पहुंचेगा वो पहुंच जाएगा रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल आइए लगेगा और इससे यहाँ पहुंच जाएगा फिर ये सीवी। अब सीवी के अंतर्गत जैसे ही जल पहुंच जाता है तो इसकी जो सीवी कॉन्टेक्टाइल जो वेक्यूल है वो कैसी हो जाती है फूल जाती है। और ये जो फूलने की जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को डायस्टोल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है इसको डायस्टोल के नाम से इसको जाना जाता है अनुशीतलन। अब संकुचनशील जो रिक्तिका है डायस्टोल के पश्चात संकुचनशील रिक्तिका में फिर होता है सिस्टोल। क्या प्रक्रिया होगी इसके बाद में सिस्टोल की प्रक्रिया होगी और उस सिस्टोल की प्रक्रिया के द्वारा यानी संकुचनशील यानी कि फूल गई। अब उसके बाद में इसमें संकुचन की प्रक्रिया होगी संकुचन की प्रक्रिया जिसे आप सिस्टोल के नाम से है जानते हैं सिस्टोल। इस सिस्टोल के नाम से जैसे जानेंगे तो जो संकुचन से जो रिक्तिका के अंतर्गत क्या होगा संकुचन होगा और जिससे उसके अंतर्गत जो सीवी है ये किनारे पर आकर क्या हो जाती है फट जाती है और फिर इसी से जो पेडिकल और आर्टोपार्गल झिल्ली इससे जल कहाँ पहुंच जाता है बाहरी माध्यम के अंतर्गत पहुंच जाता है। तो सबसे पहले तो अपने इसका क्या देखेंगे इसका जो मार्ग है वो देखते हैं क्या मार्ग है। पहले तो अलवणीय जल स्रोत होता है। क्या होता है अलवणीय जल स्रोत। अलवणीय जल स्रोत हो गया। यहां से जो इसका जल होता है वो है आपके पास पेलिकल। पेलिकल इसका क्या है आवरण है पेलिकल और इस पेलिकल के अंतर्गत होगी इसमें आर्द्र पारगम्य झिल्ली। जैसे पेलिकल से जाएगा तो इसमें क्या होगी आर्द्र पारगम्य झिल्ली। अब यहाँ से जो जल है वो पहुंच जाता है आपके पास साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य से ये जो जल है वो पहुंच जाता है आपके पास किया अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका से ये जो वक्र की नलिकाएं होती है उसे नेफ्रिडियल कैनाल के नाम से जाना जाता है। नेफ्रिडियल कैनाल। अब नेफ्रिडियल कैनाल के अंतर्गत जैसे जल पहुंचता है नेफ्रिडियल कैनाल से ये जो जल है एक भरण नलिका होती है जिसे फीडर कैनाल के नाम से जानते हैं फीडर कैनाल। अब ये फीडर कैनाल का जो संबंध है रेडियल कैनाल से होता है और इस रेडियल कैनाल से जो जल है वो आगे बढ़ जाता है।
तो वक्र के अंतर्गत फीडर कैनाल पाई जाती है और इस फीडर कैनाल से जो जल होता है वो कहाँ पहुंच जाता है, और ये कैनाल या जिसे रेडियल कैनाल के नाम से जाना जाता है, रेडियल कैनाल कैनाल के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ से ये सीबी में चल जाता है और सीबी जैसे ही क्या हो जाती है, यहाँ पर फिर आपके डायस्टोल की प्रक्रिया होगी, डायस्टोल, और डायस्टोल की प्रक्रिया के बाद में कुछ वजह से सीबी बढ़ जाती है, उसके बाद में फिर इसमें सिस्टोल की प्रक्रिया होगी, और सिस्टोल की जैसे ही प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रेडियो है संकुचन प्रक्रिया यहाँ पेलिकल है, इस पेलिकल के पास में आकर क्या हो जाती है, फट जाती है, और फट जाने के बाद में इसमें जो जल होता है वो जो बाहरी माध्यम है उस माध्यम के अंतर्गत इसमें जल को छोड़ दिया जाता है, जिससे इसकी बॉडी के अंतर्गत जो जल है उसका जो माध्यम है बराबर बना रहता है। इस प्रकार से क्या होती है, पराशर नियमन की जो प्रक्रिया है वो किसके अंतर्गत होती है, पैरामीशियम के अंतर्गत होती है। अमीबा में यूग्लिना में की पराशर नियमन की क्रिया इसके अंतर्गत अगर अमीबा पूछ ले या यूग्लिना पूछ ले, इन अमीबा एवं यूग्लिना के अंतर्गत से अगर आपको पराशर नियमन की क्रिया पूछ ले तो केवल आपको जहां दो संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है उनमें से केवल आपको एक ही संकुचनशील रिक्तिका है अमीबा एवं यूग्लिना के अंतर्गत बताना होगी, और वहां पर आपको पेलिकल के स्थान पर प्लाज्मा झिल्ली है वहां पर लिखनी होगी, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली है वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो इस प्रकार से क्या है, पैरामीशियम के अंतर्गत पराशर नियमन की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में इसमें पैरामीशियम में लोकोमेशन यानी कि गमन हो पढ़ा देता हूं आपको। गमन क्या है, पैरामीशियम के अंतर्गत भी लोकोमेशन की जो प्रक्रिया है वो पाई जाती है, और लोकोमेशन की प्रक्रिया को हम पढ़ देंगे फोस्फोरिलेशन तो अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद में पैरामीशियम में गमन लोकोमेशन पैरामीशियम, तो लोकोमेशन में पैरामीशियम में जो गमन होता है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, पक्षमार्ग यानी कि सीढ़ियां होंगे, उन सीढ़ियां के द्वारा गमन की प्रक्रिया होगी, और ये कैसे होंगे, दोलन गति के द्वारा, दोलन गति के, और दोलन गति के द्वारा जैसे ही इसके अंतर्गत वो होती है तो इस पैरामीशियम के गमन के दौरान दो स्ट्रोक पाए जाते हैं, दो स्ट्रोक यानी कि पैरामीशियम में जो गमन होगा, पैरामीशियम में गमन के दौरान दो आधार पाए जाते हैं, आधार को जो लगता है इसको, दो आधार है वो इसके अंतर्गत पाए जाते हैं, और उन दो आधारों की हम जैसे ही चर्चा करते हैं तो फर्स्ट जो आधार होता है वो होता है प्रभावी आधार, इफेक्टिव आधार। ये दो आधार है ये इसके अंतर्गत होते हैं, पहला है प्रभावी और दूसरा है इसके अंतर्गत अप्रभावी आधार। ये दो आधार है इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे पैरामीशियम के अंतर्गत। तो गमन के अंतर्गत जो प्रभावी आधार की अगर हम बात करते हैं तो ये स्लीपर इस प्रकार से पैरामीशियम की क्या होती है, आकृति होती है, और इस आकृति के अंतर्गत आप देखेंगे कि इस प्रकार से इसमें क्या पाए जाते हैं, सीढ़ियां पाए जाते हैं, ये सीढ़ियां है इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब ये जो सीढ़ियां होते हैं एक अपनी जो सतह होती है उससे दृढ़ या विकृति हो जाते हैं, यानी गमन के दौरान ये तरीके से दृढ़ एवं विकृति हो जाते हैं। इसमें क्या होगा, यानी कि जो यहाँ से जैसे सीढ़ियां पहले फिर उसके बाद में दूसरा
फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा। 1 2 3 4 5। इस प्रकार से 6 7 ये प्रभावी आघात बनाते हैं और जल पर ये नाव को चापों के समान प्रहार करते हैं। जैसे जो जल होता है, उस जल के अंतर्गत जैसे नाव चलती, उस नाव में क्या होते हैं, चापू होते हैं ऐसे। उन चापों की तरह क्या करते हैं, ये दबाव बनाते हैं किस पर, जल पर, जिसके फलस्वरूप ये क्या है, क्या नाम से गमन करता है। तो गमन करने से इसका जो शरीर होगा, यानी कि जो शरीर आगे बढ़ेगा और जो जल है उस जल को क्या करेगा, पीछे धपोता चले जाता है और ये मेरा विषय आगे की ओर बढ़ता है। फिर उसके बाद में पुनः प्राप्ति आघात, सॉरी इसको अपन गलत लिख दे, पुनः प्राप्ति आघात, पुनः प्राप्ति आघात। अब पुनः प्राप्ति आघात का मतलब क्या होगा, इसको रिकवर स्ट्रोक के नाम से जाना जाता है। यानी कि वास्तविक स्थिति को वो पुनः क्या करना चाहता है, आना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जो पैरामीशियम होगा, उस पैरामीशियम के अंतर्गत क्या होगा, जैसे यहाँ से, अब यहाँ से अगला जैसे स्ट्रोक होगा तो क्या है, 6 7 8 9, 6 7 8 9, जबकि वो भी है तो 10। इस प्रकार से ये क्या है, प्रभावी आगे, यानी कि फिर पुनः प्राप्ति, यानी कि ये 5 है या इसका अगला सीढ़िया होगा, तो यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो यहाँ से स्टार्ट होने के साथ साथ वो क्या करता है, फिर अनुक्रमणीय गति को दर्शाएगा और इसके साथ ही वो क्या करेगा, आगे बढ़ता है। एक पैरामीशियम में क्या होता है, एक वो गति पाई जाती है और वो गति है अक्ष के सापेक्ष गति। ये तो गया प्रभावी और पुनः प्रभावी। एक पैरामीशियम में क्या होता है, जो अक्ष होता है उस अक्ष के सापेक्ष में क्या पाई जाती है, गति पाई जाती है। अक्ष के सापेक्ष क्या करता है, ये घूर्णन गति करता है। तो देखो पैरामीशियम में अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति, अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति की हम जैसे ही चर्चा करते हैं तो ये क्या है, इसके पास पैरामीशियम का क्या है, अक्ष है और इस माध्यम में क्या है, चारों तरफ ये जल भरा हुआ है, जल है। अब इसमें जैसे ही वो लोगों में से यानी गति करेगा तो कुछ वैज्ञानिकों को इस ओर मानना है कि वो घूर्णन गति को दर्शाता है, यानी कि इसका अग्र, इसका जो पश्च भाग है वो दाईं तरफ होता है, तो वो बाईं ओर घूम जाता है और इस प्रकार अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है। यानी कि उसका अगर पश्च भाग किसकी तरफ होता है, दाईं तरफ होता है। हेलो, हाँ जी, अक्ष के सापेक्ष जैसे वो गति करेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो पैरामीशियम का अगर पश्च भाग दाईं तरफ है, उसका जो पश्च भाग है, यानी जो पैरामीशियम है, उस पैरामीशियम का ये क्या है, पश्च भाग है और ये पश्च भाग अगर किस तरफ है, दाईं तरफ है, तो फिर वो क्या करेगा, बाईं ओर क्या करेगा, वो गति करेगा, यानी कि वो इस प्रकार से मूवमेंट करेगा, इस प्रकार से क्या करेगा, वो मूवमेंट करेगा, इस प्रकार से वो गति करेगा। इस ओर की मतलब अगर ये पश्चिम भाग दाईं ओर है तो बाईं ओर, यानी कि इस प्रकार से वो गति कर देगा। तो ये इसका अब यहाँ है, अब यहाँ से अगर जैसे मूवमेंट करना चाहेगा तो यहाँ से पश्चिम भाग से यहाँ ऐसे, यानी कि इस प्रकार से ये जब यहाँ गति करेगा तो ये पश्चिम भाग आ जाएगा और इसका, और ये अग्रभाग, फिर यहाँ से इस प्रकार लगेगा, फिर यहाँ से इस प्रकार। तो इस प्रकार से ये क्या है, तो पैरामीशियम होता है वो अक्ष के सापेक्ष की घूर्णन गति को दर्शाता है। उसके बाद पैरामीशियम में जो श्वसन है उस श्वसन की हम बात करेंगे। पैरामीशियम जब हम श्वसन की जैसे ही बात करते हैं तो पैरामीशियम में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो एक डिफ्यूजन प्रेशर या मिश्रण प्रक्रिया के द्वारा भी होती है। पैरामीशियम में श्वसन एवं उत्सर्जन।
मीशियम में श्वसन तथा उत्सर्जन। श्वसन तथा उत्सर्जन की जैसे बात करते हैं तो इसमें एक प्रक्रिया होती है और वो प्रक्रिया का नाम है विसरण क्रिया। अब विसरण क्रिया द्वारा क्या होता है, जैसे मेरा मिश्रण है और इस मेरा मिश्रण की हम जैसे बात करते हैं तो इसके अंतर्गत इसकी जो सामान्य जो सतह होती है, यानी कि ये मेरा मिश्रण, इस मेरा मिश्रण के अंतर्गत जो सामान्य सतह होगी, इस सामान्य सतह के अंतर्गत अगर जैसे मान लीजिए शरीर के अंतर्गत क्या है, O2 है, इस O2 की क्या है सांद्रता अगर कम है, कंसंट्रेशन है, तो जल के अंतर्गत इसका भारी माध्यम क्या है, जल है। अब इस जल के अंतर्गत क्या है, O2 की सांद्रता अधिक है, तो O2 इसकी जो केमिकल है उससे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण प्रक्रिया के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाएगी और इसके शरीर के अंतर्गत अगर CO2 अधिक है और जल में अगर कम है तो CO2 क्या आ जाएगी, बाहर हो जाएगी। इसी प्रकार से हम इसमें उत्सर्जन की क्रिया को पढ़ते हैं। उत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होती है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा होती है। शरीर के अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों की जो मात्रा है जैसे ही बढ़ जाती है वो शरीर की सामान्य सतह पर आते हैं और शरीर की जो सामान्य सरफेस होती है वहां से जो बाहरी माध्यम होता है जल, उसके अंतर्गत है अपनी जो प्रक्रियाएं मतलब उत्सर्जित पदार्थ है उनको क्या करते हैं, ये निष्कासित कर देते हैं। तो निष्कासित करने के बाद में ये क्या करते हैं, उससे उत्सर्जित पदार्थों को बाह्य माध्यम में जो जल होती है उस जल के अंतर्गत क्या कर देते हैं, ये निकाल देते हैं। तो आज हमने मेरा मिश्रण है उस मेरा मिश्रण के अंतर्गत ऑस्मोरेगुलेशन को पढ़ा, उसके बाद में हमने गमन को पढ़ा और उसके बाद में श्वसन और उत्सर्जन को पढ़ा। आपको एक मिनट के अंतर्गत मैं समझा सकता हूँ कि परासरण जो नियमन की प्रक्रिया होती है वैसे तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है, परासरण का नियम ये कहता है, लेकिन जल के अनुसार या जल के अनुसार वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। इसमें परासरण नियमन की क्रिया के अंतर्गत जो जल का माध्यम होता है वो होता है हाइपोटोनिक और जो मेरा मिश्रण इसका होता है हाइपरटोनिक, यानी कि अधिक सांद्रता होता है। तो जैसे ही क्या होता है, जो जल स्रोत होता है इस जल स्रोत से वो कहाँ जाता है, सबसे पहले अर्धपारगम को झिल्ली, अर्धपारगम को झिल्ली के बाद में वो चले जाता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से फिर वो चले जाता है ईआर से वो नेफ्रिडियल कैनाल, नेफ्रिडियल कैनाल से फिर वो चला जाता है फीडर कैनाल और फीडर कैनाल से वो चले जाता है रेडियल कैनाल और यहाँ से वो चले जाता है सीवी, और सीवी में सिस्टोल एवं डायस्टोल की प्रक्रिया होती है और वो आकर पड़ जाती है। ये तो परासरण नियम। फिर गमन की हम जैसे बात करते हैं तो गमन के अंतर्गत इसके अंतर्गत एक तो होता है प्रभावी आधार और एक होता है पुनः प्राप्ति आधार, पुनः प्राप्ति आधार। तो प्रभावी आधार और प्राप्ति आधार की हम जैसे बात करते हैं तो प्रभावी में रिकवर स्टॉक होते हैं, फिर इसको पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से और एक होता है इसके साथ मैंने बताया है, ये गति करेगा, फिर ये गति करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। इस प्रकार से गति होती है, अक्ष के सापेक्ष हो गई। फिर उसके बाद में उसमें श्वसन है, विसरण एवं परासरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो आज के जो लेक्चर है इसके अंतर्गत हमने 4 टॉपिक पढ़े, ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ा, गमन पढ़ा, श्वसन पढ़ा और एक क्या पढ़ा था, उत्सर्जन को भी हमने इसके अंतर्गत पढ़ा। तो आज के लेक्चर के अंतर्गत बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत अगर बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो मेरा विषय के अंतर्गत इसकी बात होगी, पोषण की बात होगी, साथ ही पोषण के बाद में इसमें जो प्रकाश आंदोलन वगैरह है इनकी हम क्या है चर्चा कर पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।